हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रीएम्बल रिवाइज करने जा रहे हैं हम एंड प्रीएम्बल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वुड बी डिस्कस हियर। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन वॉच। आपका जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है वेस्ट नहीं होगा। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट आप स्किप कर सकते हैं। Those who are watching, we will include all the PYQs, all the important area जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से पिछले हर साल पूछा गया है, 2024 में क्या पूछा गया है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। सो लेट्स रिज्यूम द डिस्कशन। सो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कोशिश करिए कि प्रियम्बल आपको वर्बाटिम याद हो। देखिए सिर्फ यूपीएससी के मोड ऑफ क्वेश्चन जो पूछती है वो चेंज होता है। क्वेश्चन में मूड है, यस क्वेश्चन में मूड है वो चेंज हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर इफ यू सी ओल्डर PYQs, यूपीएससी प्रियम्बल को वर्बाटिम देती थी एंड बीच में डॉट्स देती थी कि यहाँ पे क्या क्या फिल होगा। अब लास्ट ईयर इन 2024 यूपीएससी ने पूछा है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे आज आपको दिख रहा है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक कैसा था। सो ये आपको पता होना चाहिए और कोशिश करिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिपब्लिक कैसा था, हम सोवरेन थे, हम डेमोक्रेटिक थे एंड हम ऑफ कोर्स रिपब्लिक थे। तो 26 जनवरी 1950 को हम SDR थे, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड थ्रू अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 दो कीवर्ड्स रिपब्लिक, दो एडजेक्टिव्स रिपब्लिक के ऐड हुए, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आज यानी जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उस दिन रिपब्लिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 3 SDR आप याद रखेंगे इस तरह से। तो देखिए मोड ऑफ क्वेश्चन ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ है। सो मोड आपका क्वेश्चन का चेंज हो सकता है, बट एग्जैक्टली यूपीएससी क्या पूछ रही है ये ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है कि प्लीज डू PYQs। सो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। अब what are the objectives of the preamble? Objectives of the constitution: justice, liberty, equality and fraternity। आपसे पूछा जा सकता है कि constitution of India promises to its citizens जस्टिस ऑफ व्हाट काइंड। तो आपको याद होना चाहिए कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों जस्टिस की बात होती है। अगर पूछा जाए कि किस तरह की कौन कौन सी लिबर्टी की बात हुई है, तो कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी लिबर्टी सिक्योर करने की प्रोमिसेस करता है, तो आप याद रखेंगे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी की बात कैसी होती है, तो इक्वालिटी दो तरह की इक्वालिटी सिक्योर करने की बात होती है कि स्टेटस की इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। एंड फ्रेटर्निटी सिक्योर करना है, लेकिन इसका पर्पस क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी अश्योर हो और साथ ही साथ नेशन की यूनिटी यानी इंटीग्रिटी भी सिक्योर हो। तो ये आपको एज सच पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से सवाल आते हैं। एग्जैक्टली इन द लास्ट पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 किस डेट को प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को वी अडॉप्टेड आवर प्रियम्बल। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था, ऑन द 26 जनवरी 1950 याद रखेंगे। एंड हमारा जो प्रियम्बल है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ है, सो दैट दिस प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रियम्बल ये प्रियम्बल हमारा एक तरह से समरी हो जाए हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए प्रियम्बल को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इनेक्ट किया गया। तो आपको ये प्रियम्बल का इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरे प्रियम्बल को वर्बटिम जाने, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिस्कशन में हाईलाइट करते जाएंगे कुछ ब्रीफ बातें अब हम एक एक करके देखेंगे। कि देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से हमने जिसने प्रेसिडेंट सेट किया वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल का, जिसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने प्रियम्बल अडॉप्ट किया था। एंड बेसिकली व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
preamble is basically introduction or mirror to the constitution. So for a जो नॉन लीगल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से है, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इसलिए बनाया जाता है दैट एक नॉर्मल सिटीजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहे तो प्रियम्बल के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जान सकता है. सो इट कंटेन्स एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस कंसिस्ट करता है. एंड एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट एन ए पालखीवाला ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान पत्र. यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है तो आप प्रियम्बल देख लीजिए एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है किस पे बेस्ड है, ये आपका पूछा हुआ सवाल है. सो पूछा क्या गया था, ये डेट आएंगे इस पे. अब यूपीएससी थोड़ा सा फैक्चुअल ओरिएंटेशन ले रही है. सो प्रियम्बल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, दिस इज द फिलोसॉफिकल पार्ट, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था. सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी नो दिस, एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंपॉर्टेंट क्या है जानने का, कि हम डेट जानेंगे कि किस डेट को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया. ये डेट इंपॉर्टेंट है. 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था. ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है. ये पिछले 2-3 साल के अंदर ही ये पूछा हुआ आपका सवाल है. चलिए की अमेंडमेंट्स देख लेते हैं प्रियम्बल से. सो यू नो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल अब तक एक बार वन टाइम अमेंड हुआ है. एंड इस वन टाइम अमेंडमेंट में 3 कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड वर्ल्ड इंटेग्रिटी भी ऐड हुई है. ये आप याद रखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स बाद में अमेंड हुए हैं. यानी इससे एक वर्ड तो क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, तो यस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. So many of the students while writing the answer they write कि preamble is a basic structure of the constitution. So अगर preamble basic structure है then how can it be amended? तो remember firstly कि अगर preamble के amendability की सवाल है, if it comes to amendability of the preamble, yes, preamble can be amended, but when it comes to whether preamble forms a basic structure or not, entire preamble, पूरा का पूरा preamble हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट नहीं करता है. क्योंकि अगर कोई चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर हो तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते. सर्टेन की वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल एज इन सेक्युलरिज्म, दिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक लिबर्टी, ये सारे आप देख लेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक फीचर, बट इंटायर प्रियम्बल do not constitutes the basic feature. So हमने अभी preamble के वर्ड्स देखे थे, स्टेटमेंट्स देखे थे. अब यहाँ से एज ए सिटीजन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या कंपोनेंट्स मिलता है. फर्स्टली आपको देखने को मिलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल की जो ओपनिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही से पता चलता है. एंड लास्ट की जो कंक्लूडिंग लाइन है प्रियम्बल की, पहली लाइन देखिए, जस्ट अ मिनट, ओके पहली लाइन देखिए प्रियम्बल की, क्या हो गया ये, ओके पहली लाइन देखिए प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट लाइन प्रियम्बल की देखिए थोड़ा सा इसको, ओके, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत के लोगों ने मिलकर खुद को ही अब एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. यानी हु इज द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है, फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट जो कंपोनेंट हम प्रियम्बल से देखते हैं कि हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया. और कैसे समझ में आ गया, पहला लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड लास्ट लाइन गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोगों ने खुद ही अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पीपल ऑफ इंडिया. सेकेंडली व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और यहाँ से हमेशा सवाल आता है. सो द प्रियम्बल डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज, हमारे रिपब्लिक का फर्स्टली द इंडियन स्टेट इज रिपब्लिक,
बट हमारा रिपब्लिक कैसा है? और रिपब्लिक इज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. द क्वेश्चन लास्ट इन 2024 प्रीलिम्स वाज कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी 26 जनवरी 1950 को इंडियन स्टेट का नेचर क्या था? ऑन दैट डे वी वर सोवरेन, वी वर डेमोक्रेटिक एंड वी वर रिपब्लिक. ये तीन बातें आपको याद रखनी थी. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हमने बाद में ऐड किया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर है ये? Thirdly, the preamble talks about what are the broader objectives of the constitution. So constitution says that constitution wants to secure to all its citizens. The preamble says कि constitution अपने citizens को चार चीजें secure करना चाहता है: justice, liberty, equality and fraternity, and these are the objectives of constitution. And lastly, what is the last component? लास्ट कंपोनेंट प्रियम्बल ये क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है. इफ यू गो टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द प्रियम्बल, इट सेज दैट ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है प्रियम्बल का? 26 नवंबर 1949. बट डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950. एडॉप्शन एंड कमेंसमेंट में आप डिफरेंस याद रखेंगे. सो दीज आर द फोर components that preamble gives. That is, who is the source of authority? People of India. What is the nature of Indian state? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. What was the nature of Indian state at the date of commencement of the constitution? We were sovereign, we were democratic, and we were republic. What are the objectives of the constitution? So the constitution wants to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. And preamble also gives the date of adoption of the constitution, that is on this 26th day of November 1949. And what is the date of commencement of constitution? 26th January 1950. इतना आपको याद रखना है. अब एक एक करके जो हम ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इन सारे कीवर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही से आते हैं. सबसे चलिए लास्ट में इसको देख लेंगे. सिग्निफिकेंस की बात करनी थी, अमेंडेबिलिटी तो हमने देखी ली. चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सोवरेन. व्हाट इज मीन्ड बाय सोवरेन? सबसे पहले जो नेचर है दैट वी आर सोवरेन, राइट. व्हाट इज मीन्ड बाय सोवरेन? सोवरेन का मतलब होता है कि एक स्टेट जो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट मतलब किस चीज के लिए इंडिपेंडेंट है? टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर. ऐसा स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करने के लिए, अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसलों पे फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी जो स्टेट के पास है उसको सोवरेन बोलते हैं. सो ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया डिक्लेयर्स हरसेल्फ टू बी सोवरेन. एंड सोवरेन का एक और मतलब होता है दैट जो सोवरेन स्टेट है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और साथ ही साथ अपनी टेरिटरी को सीड कर सकता है इन फेवर ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी. तो ये आप याद रखेंगे. सोवरेन का दो मतलब होता है. सोवरेन का मतलब होता है फ्रीडम टू कंडक्ट इट्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड साइमल्टेनियसली द पावर टू एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी एंड ऑल्सो पावर टू सीड इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी. सो सोवरेन का मतलब ये होता है. नाउ कम टू सोशलिस्ट. सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड एक्सप्लिसिटली नहीं था, राइट. सो इसको मेंशन एक्सप्लिसिटली किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो सोशलिस्टिक कंटेंट क्लियरली था इन फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट. सो और साथ ही साथ 1955 में कांग्रेस ने अवधि सेशन में रिजोल्यूशन पास किया था दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. ये आप याद रखेंगे. पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये तीन लाइन में कि 1955 में कांग्रेस ने अवधि सेशन में एक रिजोल्यूशन लिया था दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. व्हेन इट कम्स टू प्रीएम्बल एक्सप्लिसिट वर्ड सोशलिस्ट मेंशन नहीं था, बट सोशलिस्टिक कंटेंट अगर देखें तो इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी क्लियरली मौजूद था.
सो ये जो इम्प्लिसिट प्रोविजन था इसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड 42nd अमेंडमेंट से द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल। ये आप याद रखेंगे। अगर सोशलिज्म की बात करें, सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म दो तरह की होती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। अब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बात करें तो बेसिकली इट बिलीव्स इन नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है या फिर स्टेट सोशलिज्म है, इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कौन सा है? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकेंडली प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंप्लीट अबोलिशन। बट व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है, democratic socialism, so it believes in mixed economy. What is meant by mixed economy? So Indian brand of secularism believes in coexistence of both public and private sector. याद रखेंगे। And why so? Because the Indian brand of secularism, socialism, that is democratic socialism, aims to end poverty, ignorance, disease and inequality and opportunity. So the vision, the forefathers of our constitution, they clearly could envisage कि ये जो poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity को end करने की जहाँ तक बात है, तो सिर्फ अकेला state इसको end नहीं कर सकता है। So we opted for mixed economy where both public and private sector can coexist and they work for the development and betterment of the country. So Indian brand of secularism is democratic secularism. याद रखेंगे आप। So we have discussed two keywords, to nature of that is sovereign and socialist. Let's discuss about the secular character of the Indian state. Again, the word secular was not mentioned explicitly in the preamble when at the time of commencement of the constitution, but जो secular features हैं in forms of article 25 to 28 which talks about right to freedom of religion, ये explicit provisions तो mention थे बट एक्सप्लिसिटली वर्ड कहीं सेक्युलरिज्म मेंशन नहीं था। सो इन प्रोविजंस को एक वर्ड दे दिया गया एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वो सेक्युलरिज्म को प्रीएम्बल में ऐड किया गया एंड इंडियन स्टेट वाज मेड क्लियरली सेक्युलर। ये आप याद रखेंगे। As far as Indian brand of secularism is concerned, it is a positive concept of secularism. वेस्ट का जो कंसेप्ट है वो नेगेटिव कंसेप्ट है, दैट इज दे टॉक अबाउट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, राइट? किसी भी तरह का कोई इंडल्जेंस नहीं होगा स्टेट का चर्च के मसलों पे। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म, इट इज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दैट इज सर्वधर्म धर्म संभाव, दैट इज ऑल रिलीजियंस हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, सारे धर्मों को सेम स्टेटस एंड सेम सपोर्ट देना, दैट इज इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस भी मेंटेन करना, दैट इज व्हेनेवर नीड इज रिक्वायर्ड the state in this positive concept, state can intervene in the religious matters also, and state will give aid and assistance to the religions also. So do remember this difference. Now come to what is meant by the democratic nature of the state. So what democracy जो base होती है, that is based on doctrine of popular sovereignty. What is popular sovereignty? दैट इज जो अल्टीमेट पावर है, सुप्रीम पावर है, वो किसके पास है? पीपल के पास है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी प्रोफेसेस द पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, one is called direct democracy and another is called indirect democracy. So in direct democracy, the people exercises supreme power directly, that is the exercise of supreme power is that is the supreme power is directly exercised by the people, and what are the instruments used by the people to exercise the supreme power? Referendum, initiative, recall and plebiscite. So these are the instruments of direct democracy, and an example of direct democracy can be Switzerland. But when it comes to indirect democracy, here representatives are elected by the people and they exercise supreme power. What is meant by supreme power? The governance and law making power for the country, and on the basis of this, the indirect democracy can be of two types: parliamentary form of
and presidential form. In India, we have indirect democracy, we have parliamentary form, and US too there is a indirect democracy और वहाँ पे presidential form है, ये आप याद रखेंगे। अब बात करें कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करें तो उसमें 3 तरह की डेमोक्रेसी इंश्योर करने की बात होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी एक तरह की वे ऑफ लाइफ है जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज करती है, ये आप याद रखेंगे। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा था। उन्होंने कहा था कि जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से बात नहीं बनेगी, हमें सोशल डेमोक्रेसी भी करना होगा, हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी करना होगा। बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। एंड सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है? दिस इज अ वे ऑफ लाइफ जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर सेज कि अगर आप सिर्फ लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं सोसाइटी में रहती है तो क्या होगा? अगर इक्वालिटी नहीं और लिबर्टी है तो देयर विल बी रूल ऑफ फ्यू ओवर मेनी। अगर इक्वालिटी है, लिबर्टी नहीं है, तो भी जो ओवरऑल डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक एम्बिशंस है, वो अचीव नहीं हो पाएंगे। सेम गोज फॉर कि आप इक्वालिटी को फ्रेटर्निटी से डिवोर्स नहीं कर सकते हैं, फ्रेटर्निटी को लिबर्टी से भी डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी के को अचीव करने के लिए इन तीनों का बैलेंस होना जरूरी है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इसीलिए इसको कहा गया। एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो ये हो गया। अब चलिए रिपब्लिक की बात करते हैं कि व्हाट इज मींट बाय रिपब्लिक। तो देखिए जनरली डेमोक्रेटिक पॉलिटी में 2 तरह की होती है, या तो मोनार्की होगी या फिर रिपब्लिक होगी, ठीक है। और मोनार्की में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ये एक तरह से हेरिडिटरी पोजीशन है, यानी ये सक्सेशन के थ्रू ऑक्युपाई किया जाता है। एग्जाम्पल है ब्रिटेन। बट व्हेन इट कम्स टू रिपब्लिक, यहाँ पे क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। याद रखेंगे रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली ये हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटी का क्लासिफिकेशन देखा। अब एग्जैक्टली रिपब्लिक का इंडियन प्रियम्बल में क्या मतलब है? सो रिपब्लिक वर्ड इन प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट कि इंडिया के पास एक इलेक्टेड हेड है जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। दैट वो प्रेसिडेंट जो एक हेड है उसका इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टाइम ऑफ 5 years। तो ये पहली मीनिंग है रिपब्लिक का। दूसरी क्या है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है किसके पास है? पीपल के हाथ में वेस्टेड है। दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है but still our republic is directed. That is citizen elect their representative and these representatives select president। यही मतलब हुआ indirect election का। तो again eventually the sovereignty is political sovereignty is vested in the hands of people and not a single individual। ये दूसरा मतलब है। तीसरे मतलब की बात करें तो कि रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है, द वर्ड रिपब्लिक सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, यानी कोई किसी प्रिविलेज्ड क्लास को हम प्रीफर नहीं कर रहे हैं। ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, या याद रखेंगे। अब हम बात करें, अब ये हमने इंडियन स्टेट के नेचर को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें तो अब हम जो ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर जस्टिस की बात करें तो प्रियम्बल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की जस्टिस की बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी 3 तरह के जस्टिस को सिक्योर करने की बात करता है। सोशल जस्टिस हम देखेंगे कि सोशल जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस में का मतलब है कि सिटीजन्स, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सिटीजन्स के बीच में कोई सोशल डिस्टिंक्शन के बेसिस पे, सोसाइटल डिस्टिंक्शन दैट इज कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, रेस, सेक्स, इन सब के बेसिस पे बिना डिस्टिंक्शन किए हुए सिटीजन्स का इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए।
देखिए इसका सोशल जस्टिस का मतलब दो चीजें एक साथ एग्जिस्टेंस होना है। पहली है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, यानी एक निगेटिव ड्यूटी है स्टेट पे कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेज नहीं देंगे। इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये एक पॉजिटिव ड्यूटी है स्टेट पे कि सोशल जस्टिस सिक्योर करने के लिए आपको साइमल्टेनियसली दो चीजें सिक्योर करनी है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है कि आपको प्रिविलेजेस को, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए प्रिविलेज हो ऐसी बात रहने नहीं देनी है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप बैकवर्ड क्लासेस के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये है आपका बेसिकली सोशल जस्टिस की बात होती है। इकोनॉमिक जस्टिस की मतलब होती है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे लोगों के बीच में नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कोई अमीर है, गरीब है, रिच है, पुअर है, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है, ओवरऑल वेल्थ के स्टेटस पे आप सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। और साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि एलिमिनेशन इन इनकम वेल्थ एंड इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है इसको भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और जहाँ बात आती है सोशल, जिस सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर किया जाता है, दैट इज सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। So lastly come to political justice. What is political justice? So political justice means होता है to secure to citizens equal political right, access to all political offices and equal voice in government. इसका मतलब होता है political justice. And this social, economic and political justice, this ideal of justice has been borrowed from Russian Revolution, है यहाँ पे याद रखेंगे। When it comes to liberty, सो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। तो लिबर्टी के दो मतलब होते हैं। पहला तो कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे किसी तरह का रिस्ट्रेंट ना हो, इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाए। साइमल्टेनियसली अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, यानी ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है। किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पे जब कोई रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा, एक इंडिविजुअल अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा, तो ऑफ कोर्स उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, राइट। एंड अगर पर्सनालिटी, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगा इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे, उतना ज़्यादा लिमिटेड रिस्ट्रेंट्स होंगे इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पे। बट कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिमिटलेस या फिर बिना किसी बाउंडलेस एक्टिविटीज, बाउंडलेस फ्रीडम, याद रखेंगे ये जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहा है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बट ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट क्या एब्सोल्यूट है, यानी कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि इंडिविजुअल के एक्टिविटीज पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यानी लिबर्टी जो प्रियम्बल में बात की गई है, जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या है, क्वालिफाइड लिबर्टी की बात करते हैं, नॉट एन एब्सोल्यूट लिबर्टी। क्वालिफाइड लिबर्टी मीन्स लिमिटलेस नहीं है, ये आप याद रखेंगे हमेशा। यहाँ पे जो लिमिट्स है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखेंगे। लिमिट का, लिबर्टी का ये एसेंस है। चलिए इक्वालिटी पे आते हैं। The second objective of the constitution is to secure equality to its citizens. कौन कौन सी equality? Equality of status and of opportunities, इन्हीं दो की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली इक्वालिटी के दो मायने होते हैं। एक तो कि किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस को नहीं होना चाहिए, यानी ये नेगेटिव इक्वालिटी है, स्पेशल प्रिविलेज ना हो किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। और दूसरी कि सारे इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटीज, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे स्टेट। और जहां मान लीजिए कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, तो स्टेट को तो एक तरह से स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। अगेन यहाँ पे जो इन्होंने स्पेशल प्रिविलेजेस की एब्सेंस की बात की है, एक तरह से सटली बोल रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स करिए, यानी आप स्पेशल प्रिविलेजेस बना भी सकते हैं। तो ओवरऑल दो मीनिंग है इक्वालिटी की। And when it comes to equality of status
एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो अगर इसको होलिस्टिकली देखें तो तीन तरह की इक्वालिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी की बात करें तो फंडामेंटल्स राइट अंडर आर्टिकल 14 to 18, राइट, ये सिविक इक्वालिटी इंश्योर करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल 325 एंड 326 इंश्योर्स पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, एंड आर्टिकल 326 टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, दैट इज 18 ईयर्स के बाद जो आपको वोटिंग राइट्स मिलती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या फिर फंडामेंटल राइट है, कैसा राइट है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स वही हैं जो पार्ट 3 में मेंशन है, इसके बियॉन्ड जो भी राइट्स होंगे दे आर नॉट फंडामेंटल। क्लियर है ये? सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? दोज राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही फंडामेंटल राइट्स होंगे। और एनीथिंग बियॉन्ड that is written in the constitution that constitutes legal constitutional right. So article, क्योंकि universal adult suffrage article 326 of the constitution में mentioned है, तो universal adult suffrage कैसा right होगा? constitutional right होगा, ये आप याद रखेंगे। एंड आर्टिकल 325 किस बारे में बात करता है कि किसी भी पर्सन का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा के बेसिस पे इलेक्टोरल रोल्स में एक्सक्लूजन नहीं हो सकता है। इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उस पर्सन को इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड करने से मना नहीं कर सकते। तो बेसिकली आर्टिकल 325 एंड 326 secures political equality, and when it comes to economic equality, if you read article 39 of the constitution, it talks about equal pay for equal work for both, equal work, equal pay for equal work for both men and women. So there are various provisions on article 39 that talks about economic equality, ये आप याद रखेंगे। So besides the equality, the constitution also promises to ensure fraternity among the individuals. So what is meant by fraternity? भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मेरे और आपके बीच, हम सब के बीच क्या हो? एक भाईचारा, एक अपनापन का माहौल हो, एंड एक फीलिंग हो, एक अपनापन की फीलिंग हो। और इसको सिक्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप इसलिए रखा गया है सो दैट सेंस ऑफ ब्रदरहुड कैन बी प्रोमोटेड। We as a citizen, we owe allegiance only to the central government. State की अपनी citizenship नहीं है। And again, if you read fundamental duties under article 51A of the constitution, it talks about promoting brotherhood and etc. Right? So these are the provisions of the constitution that promotes fraternity. Now, what is the purpose to include fraternity in the preamble? If you read the words of preamble, it talks about fraternity, दो बातें बोलता है: assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation. देखिए, थोड़ा इसको कर लेते हैं। यस, फ्रेटर्निटी की बात करें, क्या कहता है? पहली बात है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की डिग्निटी अश्योर होनी चाहिए। दूसरा, और क्या अश्योर करना है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो दो पर्पस है फ्रेटर्निटी को इंश्योर करने की। चलिए वापस चलते हैं। यस, सो अभी हमने देखा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग फ्रेटर्निटी या फिर सिक्योरिंग फ्रेटर्निटी, दैट to ensure dignity of the individual and also to ensure unity and integrity of the nation. So when constitution talks about dignity of the individual, it says that besides every else dimension, it says that personality of every individual is secured. हर individual अलग अलग है, उसकी personality भी secured है। इसका dignity of individual का मतलब ये है कि हर individual personality को constitution respect करता है, recognize करता है, and constitution wants to provide that setup for your material betterment and everything. Again, unity and integrity of the nation की जब बात करते हैं तो हम साइकोलॉजिकल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे हम बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन की बात करते हैं। When it comes to unity, we talks about territorial, and when it comes to integrity, it is related to your psychology. तो ये आप याद रखेंगे। And besides, so we have covered all the major objectives of the constitution.
But now come to what is the significance of the constitution. दो वर्ड बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा, और इसमें से एक लास्ट ईयर और लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है. सी, preamble contains basic philosophy and fundamental values in the of the constitution. constitution की पूरी फिलोसफी क्या है एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. अगर आप प्रियम्बल जानेंगे तो आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है एंड वैल्यूज क्या है, ये आपको याद रखना है. दूसरा कि प्रियम्बल कंटेन्स ऑल द नोबल विजन, जो कि हमारे फोर फादर्स जिस विजन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए थे, वो सारे विजन्स, वो सारे आइडियल्स क्या हैं, प्रियम्बल में लिखे हुए हैं. these are contained in the preamble, क्योंकि preamble, you know, our constitution is based on the objective resolution, and objective resolution बेसिकली क्या है, ये philosophical part है. ये पूरे हमारे फोर फादर्स की एक फिलोसफी है कि किस फिलोसफी पे इंडिपेंडेंट इंडिया को गवर्न करना है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इफेक्ट होता है. एंड preamble is based on that objective resolution. So याद रखेंगे कि preamble contains all the grand visions and all the ideals of the forefathers of constitution. ये 2024 या फिर 2023 में पूछा गया है, इसलिए आपको इतना emphasize कर रही थी. अब देखिए preamble constitution का पार्ट है या नहीं है, ये बहुत बार डिबेट हुआ है, लेकिन ये सेटल हो चुका है कि preamble is a part of constitution. सबसे पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती जजमेंट में इसको हाईलाइट किया था पहली बार, एंड LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीअफर्म किया कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज मेड एंड इनैक्टेड आफ्टर इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, सो दैट कि इंश्योर किया जाए कि पूरे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एसेंस प्रियम्बल में आए, यानी ये एक तरह से मिरर हो, हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रॉडर वैल्यू से अलाइन हो, ये आप याद रखेंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने बिगिनिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है. यस, कितनी बार अमेंड हुआ है अब तक? एक बार. कौन से अमेंडमेंट से? 40, मैं तो कंफ्यूज हो गई, लेट मी सी इट, बोलते बोलते. यस, 42nd अमेंडमेंट. सो प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से. और कौन कौन से वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. कैन प्रियम्बल बी फर्दर अमेंडेड? यस. इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होगा. और इज इंटायर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? क्या पूरा का पूरा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर? द आंसर इज नो. अगर क्योंकि यस होता तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई ये तो हमारा न्यू है ही, इसमें आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते, कुछ नेगेटिव नहीं कर सकते, बट प्रियम्बल में हम पॉजिटिव्स ऐड कर सकते हैं, राइट? सो इंटायर प्रियम्बल इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर. Some of its key components like secularism etc. ये basic structure है. So on this note I would like to conclude the class and I wish you very good luck. Thank you very much.